आज हम लोग फिर से वित्तीय प्रबंध के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, पूंजी ढांचा क्या है? देखिए, यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पूंजी ढांचा यानी यहाँ पे एक पूंजी का खाका तैयार किया जाएगा। पूंजी ढांचा जो है ये हमें बताता है जो व्यवसाय की जो दीर्घकालीन पूंजी है, जो व्यवसाय को लंबे समय तक व्यवसाय संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनकी कितनी मात्रा सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक वित्तीय प्रबंधक के समक्ष वित्त के जो साधन हैं, दीर्घकालीन वित्त के साधन, दीर्घकालीन वित्त के साधन, एक वित्तीय प्रबंधक के समक्ष दीर्घकालीन वित्त के मुख्यतः 3 साधन हैं। पहला तो है समतांश, दूसरा है पूर्वाधिकार अंश और तीसरा है ऋण पत्र। तो पूंजी ढांचा के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधक यही सुनिश्चित करते हैं कि व्यवसाय की जो दीर्घकालीन वित्त है, इस दीर्घकालीन वित्त में ऋण पूंजी और स्वामित्व पूंजी की क्या मात्रा होनी चाहिए। यानी अगर इसका परिभाषा देखेंगे कि पूंजी संरचना या पूंजी ढांचा क्या है, तो पूंजी संरचना या पूंजी ढांचा से आशय व्यवसाय की कुल दीर्घकालीन पूंजी में ऋण पूंजी एवं स्वामित्व पूंजी की मात्रा निर्धारित करने से है। यानी फिर से एक बार देखेंगे, पूंजी ढांचा से आशय व्यवसाय की दीर्घकालीन पूंजी में ऋण पूंजी एवं स्वामित्व पूंजी की मात्रा सुनिश्चित करने से है। यानी वित्तीय प्रबंधक जो है पूंजी ढांचा के अंतर्गत वे दीर्घकालीन वित्त साधन के संबंध में निर्णय लेते हैं कि उन्हें समतांश, पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्र की कितनी मात्रा व्यवसाय में रखनी चाहिए, क्योंकि समतांश, पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्र इन सब की लागत और इनके ऊपर जोखिम अलग अलग होता है। जहां देखेंगे कि जो ऋण पत्रधारी है, ऋण पत्रधारी को हमें ब्याज देना पड़ेगा। यही अगर हम पूर्वाधिकार अंश जारी करते हैं तो पूर्वाधिकार अंशधारी को हमें लाभांश देना होगा और समता अंशधारी को भी हमें लाभांश देना पड़ेगा। तो वित्तीय प्रबंधक के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है कि उन वित्त को प्रयोग करें जिसकी लागत सस्ती हो। अब इसमें भी वे लाभ की निश्चितता को ध्यान में रखते हैं। यदि किसी व्यवसाय को यह लगे कि उसमें लाभ निश्चित है, तो उस व्यवसाय के वित्तीय प्रबंधक के द्वारा हमेशा ऋण पत्र का निर्गमन किया जाना ही श्रेयस्कर होगा। किंतु भविष्य में जो है लाभ औसत रूप से प्राप्त हो जाएगी, अगर ऐसा परिस्थिति हो तो पूर्वाधिकार अंश श्रेयस्कर होगा। किंतु जब लाभ पूर्णतः अनिश्चित हो, जहां लाभ या हानि दोनों की संभावना हो, लाभ अनिश्चित की दशा में समता अंश का निर्गमन करना श्रेयस्कर होता है। तो विभिन्न आधार पर वित्तीय प्रबंधक यह मूल्यांकन करते हैं कि उन्हें समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्र इन तीनों में से किसका उपयोग अधिक करना चाहिए। जैसे कि आपने अभी एक आधार को जान लिया कि इन तीनों में से किस वित्त का प्रयोग करें, तो निश्चित लाभ। निश्चित लाभ के आधार पर आपने क्या जाना? निश्चित लाभ के आधार पर आपने ये जाना कि लाभ अगर निश्चित है तो श्रेयस्कर कौन है? तब तो श्रेयस्कर ऋण पत्र होता है। फिर अगर लाभ निश्चित ना हो वर्तमान में, लेकिन भविष्य में आपको ऐसा लगता है कि औसत लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे,
तो पूर्वाधिकार अंश ठीक है, लेकिन जब लाभ अनिश्चित होंगे तो उस परिस्थिति में समता अंश का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर है दूसरा नियंत्रण। जब वित्तीय प्रबंधक नियंत्रण के आधार पर यह निर्णय लेते हैं कि उन्हें समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्र में से किसका कितना प्रयोग करना चाहिए, तो उसमें वो पाते हैं कि यदि वे समता अंश का निर्गमन करेंगे तो नियंत्रण जो अन्य समता अंशधारी व्यवसाय में आएंगे उनके हाथों में चला जाएगा। पूर्वाधिकार अंश में भी नियंत्रण थोड़ा कम हो सकता है, जबकि ऋण पत्र के जारी करने से बिल्कुल भी व्यवसाय का नियंत्रण कम नहीं होता है। यानी उन्हीं लोगों के हाथ में नियंत्रण रह जाता है जिन लोगों के हाथों में पहले से नियंत्रण होता है। यानी आप जान चुके हैं कि यदि आप अपने व्यवसाय को नियंत्रित रखना चाहते हैं, अपने ही हाथों में रखना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में भी आप ऋण पत्र जारी करेंगे, क्योंकि ऋण पत्र को जारी करने से आपके नियंत्रण आपके हाथों में होंगे। पूर्वाधिकार में थोड़ा बहुत कम हो सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, जबकि समता अंश में जो नियंत्रण का अधिकार है वे अब हस्तांतरित हो जाएंगे। फिर आइए अब देखते हैं पूंजी ढांचा के महत्व को, कि पूंजी ढांचा क्यों महत्वपूर्ण है। तो पूंजी ढांचा के माध्यम से आप पूंजी की लागत निर्धारण कर पाते हैं, यानी यह पूंजी लागत के निर्धारण में सहायक होता है। अब पूंजी लागत क्या होता है? तो पूंजी लागत पूंजी को प्राप्त करने के बदले में जो भी मूल्य चुकाया जाता है, उस चुकाई गई मूल्य को ही हम लोग पूंजी लागत कहते हैं। तो जब हम लोग पूंजी ढांचा निर्धारित कर रहे होते हैं तो हम उस समय में ये भी देखते हैं कि जो पूंजी हम प्राप्त करने जा रहे हैं उस पूंजी के बदले में हम क्या मूल्य चुकाएंगे। तो यह पूंजी लागत में भी सहायक होता है, क्योंकि आपने अभी जाना था कि पूंजी लागत के आधार पर हम यह निर्धारित करते हैं कि हमें समता अंश, पूर्वाधिकार अंश या ऋण पत्र इनमें से किसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है पूंजी पर प्रत्याय जानने में महत्वपूर्ण, यानी हम ये भी जान पाते हैं कि किस पूंजी में प्रत्याय की संभावना अधिक होती है। यानी पूंजी पर प्रत्याय को जानने में या प्रत्याय की निश्चितता को जानने में भी हमें पूंजी ढांचा काफ़ी सहायक होता है। तीसरा है जोखिम के मूल्यांकन में सहायक, किस वित्त में कितना जोखिम है, पूंजी ढांचा के माध्यम से भी हम इसे निर्धारित कर पाते हैं। फिर आगे है व्यवसाय का कुशल वित्तीय प्रबंध में सहायक। व्यवसाय का कुशल वित्तीय प्रबंध हम लोग पूंजी ढांचा के माध्यम से कर पाते हैं, जिसमें हम यह जान पाते हैं कि ऋण पूंजी, स्वामित्व पूंजी दोनों में से किसका प्रयोग करना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। जहाँ पे समता अंश पूंजी हमारे लिए स्वामित्व पूंजी का भाग होता है, वही ऋण पत्र हमारे ऋण पूंजी का भाग होता है। अब आइए आगे देखते हैं अनुकूलतम पूंजी ढांचा के मूल तत्व, यानी एक अच्छे पूंजी ढांचा में कौन कौन सी खूबियां होना चाहिए। तो ये जो नीचे देख रहे हैं ये 8 खूबी अनुकूलतम पूंजी ढांचा यानी एक अच्छे पूंजी ढांचा का मुख्य गुण है। इनमें से पहला गुण है सरलता। एक जो अनुकूलतम पूंजी ढांचा है वो सरल होना चाहिए। दूसरा है लोचपूर्णता। लोचपूर्णता का अर्थ होता है कि उसमें आवश्यकता के अनुरूप बदलाव किया जा सके। यानी जो अनुकूलतम पूंजी ढांचा का दूसरा महत्वपूर्ण मूल तत्व है वो है लोचपूर्णता। यानी एक अच्छा पूंजी ढांचा लोचपूर्ण होना चाहिए, उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव होना चाहिए। पूर्ण उपयोगिता, यानी जो भी पूंजी ढांचा में
वित्त की मात्रा सुनिश्चित की गई है, चाहे समतांश की, चाहे पूर्वाधिकार अंश की, चाहे ऋण पत्र की, जो मात्रा सुनिश्चित की गई है उनका पूरा पूरा उपयोग होना चाहिए। चौथा है अधिकतम नियंत्रण। पूंजी ढांचा तैयार करते समय हम नियंत्रण पर भी विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि ऋण पूंजी, स्वामित्व पूंजी दोनों के जारी करने से नियंत्रण पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जहां ऋण पूंजी के जारी करने से नियंत्रण सुरक्षित रहता है, वही जब स्वामित्व पूंजी को जारी किया जाता है तो नियंत्रण जो पहले वाले अंशधारी होते हैं उनके हाथों में से निकलकर कुछ नए अंशधारियों के हाथों में चले जाते हैं। फिर पांचवा है तरलता। अनुकूलतम पूंजी ढांचा तैयार करते समय तरलता बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि तरलता के माध्यम से व्यवसाय की अल्पकालीन शोधन क्षमता प्रकट होती है और यह व्यवसाय के अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जब कभी भी पूंजी ढांचा तैयार किया जाता है तो तरलता को भी विशेष महत्व दिया जाता है। छठा है न्यूनतम लागत। हमेशा वित्तीय प्रबंधक पूंजी ढांचा तैयार करते समय यह प्रयास करते हैं कि न्यूनतम लागत पर वित्त को वह प्राप्त कर सके। इसके क्रम में वे सभी वित्त के अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बाद यह निर्धारित करते हैं कि उन्हें किस वित्त का प्रयोग करना चाहिए। छठा है अधिकतम लाभ, यानी अब वे यह निर्धारित करना चाहते हैं कि किस वित्त का प्रयोग करने से उन्हें अधिकतम अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। एक वित्तीय प्रबंधक की जिम्मेदारी अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों प्रकार के लाभ को सुनिश्चित करना होता है। न्यूनतम जोखिम, इसके अंतर्गत वित्तीय प्रबंधक हमेशा वित्त का विश्लेषण करके यह प्रयास करते हैं कि वित्त को न्यूनतम जोखिम पर प्राप्त कर सके, या उन वित्त का प्रयोग करना वे अधिक अच्छा मानते हैं जिसमें जोखिम कम निहित होती है।